आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल महीना का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम शुरू कर रहे हैं। पहला बॉक्स अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ पहला बॉक्स में रूस यूक्रेन युद्ध का 1 वर्ष पूर्व, दोनों देशों में तबाही के बावजूद युद्ध विराम नहीं। इसका मतलब है कि जैसा कि पता है कि रूस और यूक्रेन दो ऐसा देश है कि अभी युद्ध में लगा हुआ है ना। ये युद्ध शुरू हुआ 24 फरवरी 2022 को, जब रूस यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई कर दिया, हमला कर दिया, है ना। और ये फुल फ्लेज में चालू हो गया युद्ध। तो चालू कब हुआ? 24 फरवरी 2022, यानी कि 1 साल ऑलमोस्ट हो गया है ना। 1 साल, अभी तो फिलहाल 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन जब तक मैगजीन आया था उस समय तक 1 साल हो चुका था। फिर भी अभी तक दोनों का युद्ध रुका नहीं। इसका असर पूरा दुनिया पे पड़ रहा है। पूरा दुनिया पे तो पड़ ही रहा है, विशेष रूप से ये दोनों पे पड़ रहा है। क्या युद्ध पे क्या असर पड़ रहा है? इन लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, है ना। हजारों लोग मारे गए, इसके बाद क्या हुआ? खाद्यान्न संकट का स्थिति उत्पन्न हो गया। खाद्यान्न संकट, है ना। संकट का स्थिति उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि रूस हो और यूक्रेन हो, दोनों के दोनों क्या करता है? गेहूं का बहुत बड़ा उत्पादक देश है। अब दोनों युद्ध में लड़ा हुआ है, तो गेहूं का सप्लाई हो तो कैसे हो? समुद्र का रास्ता बंद है ना। यही वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज हुआ है, क्योंकि रूस जैसा एक बड़ा कंट्री का अब अर्थव्यवस्था जीडीपी नीचे जा रहा है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर। ठीक है, ये सब ऑलमोस्ट हुआ है, काम हुआ है, लेकिन अभी तक दोनों जन शांत नहीं हुआ है और युद्ध अभी तक चल रहा है। यही है इसका हिसाब किताब। क्या हुआ भाई कि शुरुआत तो 2014 में ही हो गया था। शुरुआत तो जब क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था, जब क्रीमिया पर सैन्य कार्रवाई किया था, है ना। उसको फिर उसको क्या किया? सब मिलकर G7 से G8 से बाहर निकाल दिया, है ना। ग्रुप 8 जो था उससे बाहर निकाल के फिर से G7 हो गया। उसके बाद तो फिर 2022 में तो फुल फ्लेज हमला ही कर दिया। हाँ, लुहांस्क था, ये सब को सब कब्जा किए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करिए। अगला देखते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव 141 और 7 के मतांतर से पारित। भारत मतदान से अलग रहा। देखिए, रूस और यूक्रेन का 1 साल हो गया युद्ध का। रूस तो सोचा था कि 1 महीना में निपटा देंगे यूक्रेन को, लेकिन यूरोपियन कंट्री रूस को, यूक्रेन को पूरा मदद किया, है ना, जिसके कारण बड़ा लंबा चला और इसमें रूस खुद फंस गया, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट जब 1 साल हो गया, 24 फरवरी 2023 को जब 1 साल पूरा हो गया, तो 1 साल पूरा होने की पूर्व संध्या, यानी कि पूर्व संध्या मतलब 1 दिन पहले का शाम, 1 दिन पहले क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा में क्या किया गया? एक प्रस्ताव रखा गया, उसका निंदा करने के लिए। किसका? रूस का निंदा करने के लिए कि जो किया है रूस को गलत किया है ना। एक प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव के जो समर्थन में, यानी कि रूस के विरोध में 141 लोग दिए और उसका समर्थन में मात्र 7 लोग आए, और सब मिलकर रूस का कार्रवाई को क्या किया है? निंदा किया कि गलत काम किया। तो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। क्या भाई? तो पूर्व संध्या पर, यानी कि 23 फरवरी 2022 22 को
क्या हो रहा है? हो रहा है क्या कि महासभा में, यूनाइटेड नेशन का जो महासभा है, क्या हुआ? ओ सॉरी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का महासभा में प्रस्ताव लाया गया। क्या लाया गया? प्रस्ताव लाया गया। ये प्रस्ताव क्या था? तो रूस का जो कार्रवाई हुआ है यूक्रेन के विरुद्ध में, इसको विपक्ष में ला गया, उसके विरोध में ला गया। प्रस्ताव ला गया किस पर? क्या प्रस्ताव ला गया? रूस के विरुद्ध में, रूस के कार्रवाई के विरोध में। ठीक है ना? ये प्रस्ताव को 141 और 7 के मतांतर से पारित कर दिया गया। मतलब 141 लोग रूस के विरोध में और 7 लोग रूस के सपोर्ट में। ठीक है ना? 141-7 के मतांतर से पारित करते थे। मतलब आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम देश जो था रूस के विरुद्ध में, रूस के कार्रवाई के विरुद्ध में। इसके बाद महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है ना, वो अपना एक स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट क्या देते हैं गुटेरेस? एंटोनियो गुटेरेस ये सामूहिक अंतरात्मा, रूस ने जो कार्रवाई किया है वो सामूहिक अंतरात्मा का अपमान किया है। मतलब हम लोग का जितना भी सामूहिक अंतरात्मा है उसका क्या किया? रूस अपमान किया गया। रूस का कार्रवाई सामूहिक अंतरात्मा का अपमान, यही सब बोल के सब निंदा किया उसका। और क्या? और रूस को जल्द से जल्द युद्ध को रोकना चाहिए, है ना? बिना शर्त यूक्रेन के जमीन को छोड़कर वापस जाना चाहिए, है ना? युद्ध को रोकना चाहिए, रूस को युद्ध को रोकना चाहिए। रोकना चाहिए। अब बिना शर्त, कोई शर्त का आधार पर नहीं, बिना शर्त यूक्रेन को छोड़ देना चाहिए, जमीन को छोड़ना चाहिए जो कब्जा किए हुए हैं। बिना शर्त यूक्रेन के भूमि को छोड़ना चाहिए। ठीक है ना? ये कहा गया है। इसमें भारत जो है, भारत में क्या रहा? तो भारत इसमें शामिल ही नहीं हुआ। भारत में शामिल नहीं हुआ, चीन भी शामिल नहीं हुआ और 32 देश और शामिल नहीं हुआ, क्योंकि वो दोनों के साथ अपना रिलेशन बना के रखना चाहता है ना? तो भारत शामिल नहीं हुआ, भारत शामिल नहीं हुआ। ठीक है ना? ये जो मीटिंग हुआ महासभा में, उसमें भारत शामिल नहीं हुआ, किसी के पक्ष में मतदान नहीं किया। लेकिन भारत ये हमेशा मानता है कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, उस चार्टर का सम्मान होना चाहिए। जो कानून है, यूनाइटेड नेशन का जो कानून है, चार्टर है, उसका सम्मान होना चाहिए। ठीक है ना? यानी भारत का मानना है कि, भारत का मानना क्या है? यूनाइटेड नेशन के चार्टर का सम्मान होना चाहिए। चार्टर मतलब कानून, का सम्मान होना चाहिए। क्लियर? और क्षेत्रीय अखंडता, किसी भी देश का क्षेत्रीय अखंडता को भंग नहीं करना चाहिए, ये भी मानता है। किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता, भंग नहीं होना चाहिए। क्लियर? यही इसका लबोलुआब था, पूरा कथा कहानी जो मैगजीन में दिया हुआ है। ठीक है?
तो हम लोग देख लेते हैं कि भाई रूस कहाँ है, भाई यूक्रेन कहाँ है, देख लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूक्रेन है, यहाँ पे रूस है, दोनों जन आपस में लड़ा हुआ है ना। क्यों लड़ा हुआ है? क्योंकि ये नाटो का सदस्य बनना चाहता है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो नाटो बना था, यूरोपियन कंट्री का एक संगठन है, सैन्य संगठन है, और उसका मुख्य उद्देश्य है रसिया के विरुद्ध। अगर यूक्रेन उसमें शामिल हो जाएगा, यानी कि रसिया का क्या है, विरुद्ध हो जाएगा। नाटो में शामिल हो गया तो नाटो का सेना यूक्रेन में घुस जाएगा, क्योंकि अब यूक्रेन नाटो का सदस्य हो जाएगा। तो समझिए कि इसका बॉर्डर पर सेना खड़ा हो जाएगा नाटो का। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए तो नाटो का सेना यूक्रेन यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। यहाँ पर खड़ा होने का मतलब सीधे सीधे रसिया के लिए थ्रेट हो गया, जिसके कारण रसिया इस पर हमला कर दिया। ठीक है ना। और भी बहुत सारा रीजन है, लेकिन इसका प्रमुख रीजन ये है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है अमेरिकी क्षेत्र में चीन के खुफिया गुब्बारे को अमेरिका ने मार गिराया। एक अभी न्यूज में था मैटर कि अमेरिका का जो क्षेत्र है उस पर एक गुब्बारा, बहुत बड़ा गुब्बारा उड़ रहा था। वो गुब्बारा क्या था कि जैसा चीन कहता है कि मौसम संबंधी डिटेक्ट करता है, मौसम का जानकारी देता है। लेकिन अमेरिका को शक लगा कि गुब्बारा उड़ रहा है, जरूर कुछ बात है, कहीं कुछ खुफिया जानकारी तो लेने नहीं आया। तो अमेरिका क्या किया, गुब्बारे को मिसाइल से उड़ा दिया। जो उड़ रहा था गुब्बारा, जो उड़ रहा था, है ना, जो गुब्बारा उड़ रहा था, अमेरिका क्या किया, मिसाइल चलाकर खत्म कर दिया। ठीक है ना। वर्जीनिया से मिसाइल चलाया था, वर्जीनिया से मिसाइल चलाया और गुब्बारा को तोड़ फोड़ दिया। और गुब्बारा कहाँ गिरा? अटलांटिक महासागर में गिरा, है ना। और जब गुब्बारा नीचे गिरा, है ना, तो इसका जो टूटा फूटा पार्ट था उसको जांचा तो देखा उसमें बहुत ही मतलब हाई टेक्नोलॉजी का कैमरा लगा हुआ था, है ना। वो सभी एंगल से फोटो वगैरह खींच सकता था। तो अमेरिका बोला कि ये जरूर खुफिया जानकारी लेने के लिए आया था। लेकिन चाइना का कहना है, जो चाइना का कहना है कि ये तो मौसम का संबंधी जानकारी के लिए हम उड़ाए थे, वो तो उड़ते उड़ते उधर चल गया था, है ना। और जो अमेरिका कार्रवाई किया गलत किया, क्योंकि सेना से संबंधित गुब्बारा नहीं था, ये असैन्य था, सिविलियन था, ये तो असैन्य था। इसको तोड़ दियो तो तुमको भी गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। कभी हमको भी मौका मिलेगा तो हम भी हाथ साफ कर लेंगे, है ना। तो बस वही इसका ये है, ऐसा कुछ विशेष नहीं। आगे बढ़ते। शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। तो बांग्लादेश में अभी लगातार 10 सालों से अब्दुल हामिद राष्ट्रपति बने रहे थे, है ना। उनका 2 कार्यकाल था 5-5 साल का। तो विगत 10 वर्षों से कौन है? अब्दुल हामिद। बांग्लादेश का राष्ट्रपति रहे। लेकिन अब ये हट गए। अब नया कौन आ गए हैं? तो शहाबुद्दीन चुप्पू आ गए हैं। ठीक है। ये बने क्या? राष्ट्रपति। ये सब अभी जो हाल फिलहाल में जो एग्जाम होने वाला है ना, वो सब में पूछ देगा, क्योंकि ये जस्ट भारत का पड़ोसी है। तो जनरली एक क्वेश्चन तो रहता ही है कि कोई नया देश का कोई राष्ट्रपति बन गया या कोई प्रधानमंत्री बन गया, तो एक क्वेश्चन वहाँ से रहता ही है। तो इस पर थोड़ा ध्यान रखने का, कहीं का अगर कोई राष्ट्रपति नया बन रहा है तो उसको नज़र में रखिए कहाँ का नया राष्ट्रपति बन रहा कोई। तो शहाबुद्दीन चुप्पू को याद रखना है कि वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति बन गए। इसके पहले कौन थे? अब्दुल हामिद थे, जो विगत 10 वर्षों से लगातार राष्ट्रपति के पद पर बने हुए थे। आगे बढ़ते हैं।
हाँ, निकोलस क्रिस्टोडुलाइडस साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने। सिंपल सा बात है, साइप्रस के नए राष्ट्रपति निकोस डुलाइड्स। बंद, ये याद रखना, पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। साइप्रस कहाँ है? साइप्रस है तुर्की। तुर्की देख रहे हैं, तुर्की के नीचे भूमध्य सागर है, तो तुर्की के जस्ट दक्षिणी में भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में साइप्रस एक द्वीपीय देश है, एक द्वीप है, वही देश है ना। ये चर्चा का विषय रहा, हमेशा बना रहता है। इससे भी कश्मीर का हमेशा चर्चा का विषय रहता है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। साइप्रस भी बना रहता है। साइप्रस इसका रीजन है, पहले देख लीजिए मैप पर, उसके बाद बताएंगे हम आपको साइप्रस है कहाँ। देखिए यहाँ पे साइप्रस, यहाँ पे तुर्की है। देखिए यहाँ से आपका सऊदी अरेबिया जाएगा, सीरिया जाएगा, सीरिया का बगल में तुर्की है। तुर्की में जब आप पहुँच जाएगा तो तुर्की के नीचे देखिएगा तो साइप्रस, यहाँ पर साइप्रस। और यहाँ पे भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में द्वीप है साइप्रस, साइप्रस। और तुर्की के बगल में ही देखिए क्या है, ग्रीस है। ग्रीस इसलिए कुछ बता रहे, इसका रीजन कुछ बता रहे, इसलिए ग्रीस बता रहे। ग्रीस है यहाँ पर, देख लीजिए तुर्की के बगल में, बीच में सागर है, और यहाँ पर साइप्रस है, यहाँ पर तुर्की है। क्लियर? ग्रीस, साइप्रस और तुर्की। चलिए अब बताते इसका कारण। देखिए जैसे कि हम देखें यहाँ पे तुर्की था, तुर्की का कैपिटल अंकारा, राष्ट्रपति अर्दोगन, ठीक है। चलिए तो अंकारा है, तो लिख दे रहे, फिर भी चलिए वनडे में आ जाएगा अंकारा। अर्दोगन है, नाम चेंज कर दिया, तुर्की हो गया है, हो सकता है, तो मैं और ध्यान नहीं आ रहा। हाँ तुर्की हो गया, ठीक है, तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया भूमध्य सागर, ठीक है। यहीं पर एक छोटा सा द्वीप है, देखिएगा कि किस टाइप का उसका कार है। तो गिटार होता है ना, गिटार टाइप का उसका कार है, इस टाइप से है, इस टाइप से है ना, गिटार टाइप का। यहाँ पर क्या था, ग्रीस था, ठीक है, बीच में समुद्र था। इसका जो उत्तरी भाग है, साइप्रस का उत्तरी भाग जो है, ऊपर का भाग है, ऊपर के साइप्रस, ये तुर्की कब्जा किए हुए, और दक्षिणी भाग पर ग्रीस का शासन है, ठीक है। ये तुर्की जबरदस्ती कब्जा कर लिया अपना सेना भेजकर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सामरिक महत्व, सामरिक मतलब हो जाए क्या, स्ट्रेटेजिक, मतलब कि यहाँ पे सैन्य दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पे जो राज करेगा, इस क्षेत्र पर जो कब्जा करके रखेगा, जो कमांड बना के रखेगा, ये पूर्वी भूमध्य सागर पर कब्जा बना के रखेगा। समझ रहे बात को? पूर्वी भूमध्य सागर पर इधर कब्जा बना के रखेगा। इसी कब्जा बनाए, ये दबदबा बनाए रखने के चक्कर में तुर्की जो है साइप्रस पे कब्जा किए हुए। इसका हमेशा विरोध था तुर्की का। इसीलिए कभी कभी देखिएगा कि तुर्की जो होता है, हम लोग का जो आंतरिक मामला है क्या, जम्मू कश्मीर है ना, ठीक है, वो तुर्की बीच बीच में जम्मू कश्मीर के विरुद्ध में और पाकिस्तान के सपोर्ट में स्टेटमेंट दे देता है। तब हम लोग का जयशंकर क्या बोलते हैं, जयशंकर है ना, डॉक्टर जयशंकर जो है विदेश मंत्री, वो बोलते हैं कि मेरा जम्मू कश्मीर में ध्यान मत दीजिए, नहीं तो हम भी तुर्की वाला और साइप्रस वाला मामला उठाने लगेंगे, है ना। इस साइप्रस में आप जो कांड करके बैठे हुए हैं, वो भी हम सबको बताने लगेंगे और हम भी बात उठाने लगेंगे। तो आपका मामले में हम दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं, आप मेरा मामले में दखलंदाजी मत कीजिए, है ना। तुर्की को अभी जवाब दिए थे, बहुत कड़ा जवाब दिए थे, आप कीजिएगा तो फिर हम साइप्रस का मामला उठाएंगे। जो आप कब्जा किए हुए हैं ना, यहाँ पर पूरा 75,000 से ऊपर सेना लगा दिया है। यहाँ पर ये उत्तर क्षेत्र पूरा वीरान हो गया है, ठीक है ना। तो वही बोला कि आप मेरा मामला में आइएगा तो हम आपका मामला में आ जाएंगे। यही है तुर्की और साइप्रस को बता दिए, ताकि आगे इंटरनेशनल रिलेशन में काम चलेगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। अगला बॉक्स देखते हैं हम लोग। तुर्की में भूकंप के भीषण झटकों से तबाही, सीरिया में भी झटके, ठीक है। तो
देखिए, जैसा कि न्यूज में पता चला हम लोग को, बहुत बड़ा तुर्की में क्या हुआ, भूकंप आया था, है ना, उससे हजारों हजार लोग मारे गए। तो तुर्की में जो झटका हुआ है, भूकंप का झटका जो आया है, उसका जो केंद्र था, भूकंप का केंद्र था, वो गाजियाटेप था। गाजियाटेप यानी कि यहाँ पर तुर्की है, मान लीजिए यहाँ पर तुर्की है, आसपास में सीरिया है, सीरिया के मतलब तुर्की के दक्षिणी भाग, सीरिया का उत्तरी भाग में यहाँ पर गाजियाटेप गाजियाटेप है। गाजियाटेप दिखा देंगे आपको हम मैप पर। गाजियाटेप में इसका केंद्र था, मतलब यहीं पर भूकंप आया और बाकी जगह में फैला। तो तुर्की में बहुत ज़्यादा भूकंप का मतलब कि बहुत ज़्यादा हताहत हुआ है, आदमी बहुत ज़्यादा हताहत हुआ है, हजारों हजार लोग मारा गया, है ना। अब ऑब्वियसली बगल में सीरिया, तो सीरिया में भी होगा ही होगा, तो सीरिया में भी मारा गया। भारत क्या किया, ऑपरेशन दोस्त चलाया, इसको मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही रखना कि ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन दोस्त। ये एग्जाम में पूछते हैं, ऑपरेशन दोस्त चलाया, इसको तुर्की को मदद देने के लिए, ठीक है ना। इसमें कुछ था नहीं, तुर्की में भूकंप आया, भूकंप का केंद्र कुछ दे तो गाजियाटेप था, है ना। तुर्की और सीरिया के पास है गाजियाटेप, और ये भारत मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया। देखिए तुर्की, सीरिया और गाजियाटेप कहाँ पर है बता देंगे। देखिए ये हो जाएगा तुर्की, तुर्की है ये है सीरिया, और यहीं पे बगल में है, दोनों का बॉर्डर पे आइएगा ना, ये पर गाजियाटेप दिखेगा, यानी तुर्की और सीरिया का बॉर्डर पर गाजियाटेप है। तो आप एटलस में जाइएगा तो हमें पता चल जाएगा, तुर्की के दक्षिणी एकदम नीचे, सीरिया के ऊपर गाजियाटेप, वही भूकंप का मेन केंद्र था, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोग का कंप्लीट तो नहीं हुआ, एक बचा हुआ है ना, हाँ एक बचा हुआ, ठीक है। गैब्रियल चक्रवात से न्यूजीलैंड में उत्तरी द्वीप में तबाही, ठीक है। न्यूजीलैंड आप देख रहे हैं कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ऐसा इस तरह से कुछ, न्यूजीलैंड यहाँ बनता है ना। तो वहाँ पर क्या है, गैब्रियल चक्रवात है, वो चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ना। गैब्रियल जो है, गैब्रियल चक्रवात जो है, जो न्यूजीलैंड में आया है, गैब्रियल चक्रवात है, गैब्रियल चक्रवात पूछ देगा कि शीत मतलब कि शीत कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय क्या था ये, है ना। तो आप बताइए, गैब्रियल जो चक्रवात था वो उष्ण कटिबंधीय था, ठीक है ना। जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो समझ जाएंगे वो कैसा होता, शीत कैसा होता और उष्ण कैसा होता है, दोनों का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है ना। तो हम लोग बस हो गया आज के लिए इतना ही, इसको देखिए।